में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज या फिर एम्पियर फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है उस चीज को। देन एम्पलीफायर ट्रांसमीटर में क्या रहता है, एम्पलीफायर यूनिट रहता है प्लस उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप जो भी रहती है वो क्या करती है, वोल्टेज और एम्पियर को चेंज करके आपका उसको जो वैल्यू है, अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन है तो देन इट विल शो इन डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर्म इन पीपीवी फॉर्म, और अगर पीएच एनालाइजर है तो इट विल शो इन पीएच फॉर्म, ठीक है। प्लस ट्रांसमीटर का काम ये भी है कि 4 to 20 सिग्नल जनरेट करता है करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू, ठीक है। अगर आपका पीएच है तो 0 से 14 को हम 4 to 20 के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, मिलियम्स के फॉर्म में, और वो 4 to 20 मिलियन सिग्नल जो रहता है वो आपका डीसीएस में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। डीसीएस में क्योंकि हमको जो है हमारा फील्ड, वहां हमको वैल्यू नहीं देखनी है, हमको मेन वैल्यू जो देखनी है वो कंट्रोल रूम में देखनी है। तो कंट्रोल रूम में किस फॉर्म में जाता है, आपका 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है। अब 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में ही क्यों जाता है, आपका वोल्टेज फॉर्म में क्यों नहीं जाता, तो उसका भी एक रीजन है। जो हमारा सर्किट रहता है ना, वहाँ बहुत सारे हमारे जंक्शंस रहते हैं, जंक्शंस मींस हमारे बहुत सारे पैनल रहते हैं, हम एक ही वायर नीचे स्वाथ से ऊपर डीसीएस तक नहीं बिठा सकते, ठीक है, क्योंकि वो वायर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लस आपके इंटरनल वायर की रेजिस्टेंस भी हो जाएगी, वो आपके जो मतलब वोल्टेज अगर जाएगा तो उसको कम कर देता है, तो हम उसको ब्रेक ब्रेक करके उसको भेजते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाता है ब्रेक करने पे, ठीक है। और आपका जो करंट, जैसे ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा शायद, तो आप एक सर्किट लेते हैं तो V1 R1 V2 I2 ऐसे करके आपका रहता है ना, पर करंट आपका सेम रहता है पर आपका वोल्टेज डिवाइड होता है, तो इसीलिए वो सर्किट में आपका वोल्टेज डिवाइड होता है, इसलिए 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में भेजा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका एम्पीरियोमेट्रिक बेस्ड है, जो कि आपका सेंसर खुद एक मिलियम्स जनरेट करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिलियम जनरेट करेगा, इतना ज्यादा अमाउंट नहीं जनरेट करता है वो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या रहता है, एक मैंने बताया एम्पीरियोमेट्रिक बेस्ड प्रिंसिपल, नेक्स्ट है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल हम बाद में देखेंगे, पहले एम्पीरियोमेट्रिक देखते हैं, ठीक है। एम्पीरियोमेट्रिक में भी दो टाइप के रहते हैं, इस स्लाइड में लिखा नहीं है बट मैं बता रही हूँ, एम्पीरियोमेट्रिक में भी दो टाइप के रहते हैं, एक गैल्वेनिक रहता है और पोलेरोग्राफिक रहता है, ठीक है। गैल्वेनिक में हमको वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेंसर के इलेक्ट्रोड में ही वोल्टेज दिया जाता है, और पोलेरोग्राफिक में हमको डीसी वोल्ट देने की जरूरत है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में 0.5 to 0.8 वोल्ट हम देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है गैल्वेनिक या पोलेरोग्राफिक में, बस उसकी ज्योमेट्री में डिफरेंस रहता है। ज्योमेट्री में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहती है सेंसर में, एक मेजरिंग इलेक्ट्रोड रहती है, ठीक है। जो दो इलेक्ट्रोड रहती है उनका कंपोजिशन अलग अलग रहता है गैल्वेनिक और पोलेरोग्राफिक में, ठीक है। इसलिए हमको कहीं पर वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है और कहीं पर नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब गैल्वेनिक में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहती है वो पीबी की रहती है। पीबी किसका मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है? लेड का है, लेड का, लेड लेड का, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि आपके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आती है, ठीक है। ये जो पीछे हमारी रहती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आती है, यहाँ पर नहीं शायद बना हुआ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपका KOH रहता है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर मेजरिंग इलेक्ट्रोड रहती है AG, AG मतलब सिल्वर सिल्वर, ठीक है। तो ये हमारा गैल्वेनिक का कंपोजिशन होता है, वही पोलेरोग्राफिक का रहता है। रेफरेंस जो रहता है इलेक्ट्रोड AG और AgCl रहता है, AG या फिर AgCl की रहती है। इलेक्ट्रोलाइट का KOH और KCl रहता है, और मेजरिंग इलेक्ट्रोड PT या AU रहता है, ठीक है। ये आपके टाइप्स रहते हैं। तो इसका कंपोजिशन के कारण आपका गैल्वेनिक में हमको वोल्टेज देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेफरेंस और मेजरिंग इलेक्ट्रोड ही खुद आपका वोल्टेज जनरेट कर देता है, मींस करंट जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। और पोलेरोग्राफिक में आपका कंपोजिशन कंपोनेंट ऐसे यूज किए गए हैं कि उसको वोल्टेज देने की जरूरत है, तब जाके वो करंट जनरेट करेगा, ठीक है।
तो आपका एक ही समझते हैं, दोनों नहीं समझते, दोनों समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस डिफरेंस इतना था कि एक में वोल्टेज देने की जरूरत है, एक में वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ जो यूज होता है वो गैल्वेनिक टाइप का यूज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे हम पीएच एनालाइजर में देखे थे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है और एक आपका मेजरिंग इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया आपका। ये कैथोड जो है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका सैंपल से, वो मेजरिंग इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। ये आपका जो भरा हुआ है केसीएल, ये जो डायग्राम है पोलैरोग्राफिक का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर केसीएल आपका भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो, ठीक है। अब नाउ इसमें क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन यूज होती है, ये एक्चुअल में वो मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये यहाँ पर लगाई जाती है, ये जो है ये फिल्म है, टेफ्लॉन की एक थिन फिल्म रहती है जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव रहती है। जैसे पीएच में हम लोग ने ग्लास बल्ब देखा था जो कि H+ सेंसिटिव रहता है, वैसे ये जो थिन फिल्म है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर कैप टाइप का यहाँ पर लगा रहता है, ये ओरिंग है उसके अंदर लगता है और ये पूरा कैप टाइप का ऐसा माउंट हो जाता है इसके अंदर। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया तो ये जो ये है, क्योंकि इसमें करंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही इनका जो इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड का कॉम्पोजिशन ऐसा रहता है कि वे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे ही वो एक सेल फॉर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन E- जो है वो लूज करते हैं। तो वो क्या करता है, यहाँ पर ना डिफ्यूज होते हैं E- और H+, सॉरी O2 जो रहता है ये आपका डिफ्यूज होते हैं आपस में, ठीक है। डिफ्यूज होने के कारण यहाँ पर एक ये इस जगह पे एक प्रेशर, क्योंकि अगर ऑक्सीजन आपका डिफ्यूज हो रहा है तो वो एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्पेस क्रिएट कर रहा है तो वो एक प्रेशर टाइप का बना रहा है, वो रेफरेंस प्रेशर या उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। वो पार्शियल प्रेशर की वजह से एक करंट इंड्यूस हो रहा है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होना है ऑक्सीजन के साथ, तो वो एक करंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा फाइनल ये जो जाता है रेफरेंस और मेजरिंग इलेक्ट्रोड, ये फाइनल आगे लेके जाते हैं आपके मीटर में, और मीटर में एम्पलीफाई होके आपका जो ऑक्सीजन है वो मेजर करता है इन पीपीवी फॉर्म, ठीक है। अब जो आपका सीपी है और आपका फीड वाटर है, तो फीड वाटर में जो आपका डीओ रहता है, डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम रहता है फीड वाटर में। वो आपका अराउंड बिलो 10 रहता है मोस्टली, ठीक है। और आपका सीपी, क्योंकि सीपी में ज्यादा क्यों रहता है, तुम लोग अगर बता सको तो बताना मुझे, पर सीपी में बिलो 20 रहता है, अबव 10 रहता है। अब सीपी में ज्यादा क्यों रहता है, फीड वाटर में कम क्यों रहता है, ये अगर कोई बता पाओ तो बताओ, नहीं तो मैं बताती हूँ। मैम फीड वाटर डीएरेटर से होके जाता है तो उसमें हाँ। ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और सीपी नहीं, डायरेक्ट पर हाइड्रोजन डोजिंग तो हम कर ही नहीं रहे हैं। मैम बट वो पार्शियल प्रेशर पे काम करता है डीएरेटर, तो वो ओपन है तो जो अच्छा, फ्री ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है। देखो एक रीजन ये भी हो सकता है, बट एक वैलिड रीजन जो है, हम कंडेंसर में क्या करते हैं, कंडेंसर में जो एलपी टरबाइन की स्टीम है उसको कूल करने का काम करते हैं, है ना। तो वो कूल किससे होती है आपकी, क्या मीडियम रहता है कूल करने का, कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर, कूलिंग ठीक वाटर है। ट्यूब। हाँ, कूलिंग वाटर आपके उसके साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो इस कारण अगर कुछ आपका मतलब बीच में कुछ अगर हो गया, मतलब होल हो गया या फिर मिक्स हो रहा है कहीं पर, तो उसके कारण डीओ लेवल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपका, और वो जो रहता है वो मतलब दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में आता है, इसलिए यहाँ का जो सीपी का डीओ है वो स्लाइटली हायर रहता है। और एक रीजन ये भी है कि डीएरेटर में जो है वो ऑक्सीजन रिमूव करने का काम करता है, मतलब भले उसमें हाइड्रोजन डोजिंग नहीं रहती पर पार्शियल प्रेशर के कारण वो ऑक्सीजन रिमूव करने का काम करता है, इसलिए हमारा फीड वाटर में कम डीओ रहता है कंपेरेटिवली सीपी, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे सिलिका। ऑप्टिकल वाला मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि ऑप्टिकल वाला वो अलग टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमारे प्लांट में यही वाला यूज होता है, एम्पीरियोमेट्रिक और गैल्वेनिक टाइप का ही यूज होता है। और इसका कैलिब्रेशन जो प्रोसीजर रहता है, ठीक है, वो हमारा, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर में काम करता है, तो हमको सिर्फ इसको ओपन टू एयर एटमॉस्फेयर में कर देते हैं, हम उसको सेंसर को फ्लो सेल से निकाल के हम ऐसे ही टांग देते हैं, ठीक है। और
फिर वहां का बैरोमेट्रिक प्रेशर देखते हैं कि वहां का प्रेशर कितना है। बैरोमेट्रिक प्रेशर जनरली कितना रहता है अपना, मतलब नॉर्मल जनरल टर्म्स में 760 mmHg रहता है, ठीक है। 1 kg 1 बार बोलते हैं जनरली, पर उसको mmHg में अगर देखें तो 760 mmHg बैरोमेट्रिक प्रेशर रहता है किसी भी एरिया का। अब वो किसी भी एरिया के एल्टीट्यूड से वो वेरी होता है, मीन सी लेवल से वो वेरी होता है कि कितना आपका सी लेवल है उतना आपका प्रेशर रहेगा। क्योंकि हम लोग के यहाँ पर लैब में एक बैरोमीटर है, तो वहां हम प्रेशर देख सकते हैं कि कहाँ को किस लेवल का प्रेशर कितना है, ठीक है। तो हमने श्वास में जाके देखा, हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर था 762, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट 762 के अगेंस्ट ऑनलाइन अगर जाओगे, नेट पे जाओगे, गूगल में देखोगे, तो उसके अगेंस्ट हमको करेक्शन फैक्टर डालना पड़ता है उसको कैलिब्रेट करने के लिए। तो सिर्फ वो करेक्शन फैक्टर 0.732 शायद है। तो वो जब कैलिब्रेट करते हैं, एयर कैलिब्रेशन का एक ऑप्शन आता है, जब उसको कैलिब्रेट करते हैं तो 0.732 एक करेक्शन फैक्टर बस डालते हैं कि हमारा इतना करेक्शन फैक्टर है, इतना पार्शियल प्रेशर है हमारा, मींस पार्शियल प्रेशर का वो करेक्शन फैक्टर देना पड़ता है और उसको कैलिब्रेट करते हैं। तो फाइनल जब कैलिब्रेशन होता है तो आपका जो सेंसर है वो 8 ppm शो करेगा आफ्टर कैलिब्रेशन, एयर कैलिब्रेशन। ये हो गया आपका एयर कैलिब्रेशन। ये जनरल कैलिब्रेशन है, हर जगह मतलब हर एम्पीरियोमेट्रिक सेंसर में होता है। दूसरा कैलिब्रेशन इसका होता है आपका स्पैन कैलिब्रेशन। एक तो जीरो कैलिब्रेशन कर सकते हैं, एक तो स्पैन कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्पैन कैलिब्रेशन जनरली ये फैक्ट्री स्पैन कैलिब्रेटर रहता है, हम लोग नहीं कर सकते। जीरो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, मींस ऑक्सीजन है ही नहीं आपके पास, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं, जीरो ऑक्सीजन, तो वो आइडली हमारा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते उसको जनरेट, ठीक है। इसीलिए हम एक सॉल्यूशन बनवाते हैं सल्फर सिलिकेट, ठीक है। सल्फर नहीं, सल्फर सल्फाइड सॉल्यूशन जो रहता है उससे हम जीरो कैलिब्रेशन करते हैं। सल्फर सल्फाइड का सॉल्यूशन बनवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, और उसमें डिप कर देते हैं तो वो जीरो शो करता है, मतलब उसमें हमारा बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रहता उस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये आपका कैलिब्रेशन प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम आते हैं सिलिका एनालाइजर पे, ठीक है। सिलिका क्या होता है बताओगे कोई? SiO2 हाँ वो तो होता है, पर होता क्या है? सैंड मैम, सैंड सैंड रहता है, करेक्ट है ना। तो सिलिका जो रहता है आपका, सिलिका SiO2 मेन सैंडी और क्ले सॉइल को हम बोलते हैं सिलिका, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, सिलिका ये जो है हमारा, ये एनालाइजर है मेन, श्वास में ये वाला हमारा सिलिका मेजर करने के लिए एनालाइजर। अब सिलिका क्या होता है, सैंड लाइक, जो सैंड बोलते हैं वो रहता है। अब पॉइंट ये है कि अगर सिलिका ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है आपका। तो जनरली आपने ओवरऑलिंग में देखा होगा कि ओवरऑलिंग में आपका जो आपकी एलपी टरबाइन है उसकी सैंड ब्लास्टिंग होती है। वो क्यों होती है? ओवरऑलिंग में कभी गए हो, मतलब 250 या 600, है ना। तो सैंड ब्लास्टिंग होते रहती है, मतलब एक टरबाइन ब्लेड्स की सैंड ब्लास्टिंग करते हैं। तो वो क्यों करता है? मैम आपका स्केल फॉर्मेशन हो जाता है, सिलिका डिपोजिशन हो जाता है लास्ट ब्लेड पे। करेक्ट। वो क्या रहता है, सिलिका एक्चुअल में क्या है, जब वाटर फॉर्म में रहता है तो उतना हार्मफुल नहीं रहता है। जब वो स्टीम फॉर्म में आता है तो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी रोटेटिंग ब्लेड और फिक्स्ड ब्लेड के बीच में बहुत कम गैप रहता है, 0.mm का गैप रहता है, ठीक है। तो वो कम ब्लेड, और अगर आपका सिलिका वहां डिपॉजिट हो गया तो वो जो गैप है उसको वो भर देगा, ठीक है। फिर आपकी रोटेटिंग ब्लेड डायरेक्ट कॉन्साइड करेगी फिक्स्ड ब्लेड से, और वो टूटने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा जब स्टीम में आता है ना सिलिका, तो वो एक्टिव हो जाता है और वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है ब्लेड्स में, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं सिलिका लेवल कम से कम रहे, वो भी हमारा पीपीबी लेवल में ही मेजर होता है, ठीक है। 0.5 mm silica will reduce 28% हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर भी रिड्यूस करता है आपका, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिलिका इन स्टीम इंक्रीजेस विद प्रेशर, जो मैं बोल रही थी अभी, स्टीम में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो चांसेस ऑफ सिलिका कैरी ओवर हो सकता है आपका, ठीक है।
Silica and steam can lead to deposition in superheated tubes and in turbine blades, which may lead to loss of efficiency and turbine blades failure. ठीक है, ये जो मैंने बताया फेलियर भी हो सकता है. तो स्टार्टिंग में मैंने एक स्लाइड दिखाई थी टर्बाइन ब्लेड रप्चर की, वो वाला वो हो सकता है. ठीक है. Silica and steam cycle can result in deposition of glass layer on surface. ठीक है. Deposition of silica and turbine blade can result in turbine becoming imbalance, reducing efficiency and in extreme cases causing extensive damage to the turbine. ठीक है. ये जो सिलिका है जब हायर प्रेशर और टेम्परेचर पे जाता है तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए हमको सिलिका पहले ही रिमूव करना जरूरी है. अब सिलिका पहले रिमूव कहाँ होता है? ये ना श्वास में होता है ना मेन साइकिल में होता है, ये होता है डीएम प्लांट में. ठीक है. डीएम प्लांट में मेन्स जो सिलिका रिमूव वहीं से होता है अपन का. हम बस चेक करते हैं कि हमारा लेवल श्वास में कितना है, पर मेन जो है वो वहीं से हमारा रिड्यूस होता है. ठीक है. अब आपका सिलिका एनालाइजर पे आते हैं, वो कैसे काम करता है. तो थोड़ा सा ये एनालाइजर पार्ट थोड़ा सा टफ है. सिलिका एनालाइजर, फॉस्फेट एनालाइजर और सोडियम एनालाइजर, ये जो एनालाइजर पार्ट रहता है ना वो बहुत टफ रहता है, मतलब समझने में थोड़े टफ रहते हैं. ठीक है. बेसिक वे में बताऊंगी. वर्किंग प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्रिक और फोटोमेट्रिक प्रिंसिपल. अब कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल कोई बता पाएगा? मैम लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू द गेन ऑफ हीट, माने दोनों साइड के बराबर हो जाता है. माने एक साइड लॉस हुआ तो दूसरे साइड गेन होगा, इसी को कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल होता है. मतलब नहीं, बेसिकली कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल मेरे हिसाब से जहां तक वो है, देखो मेरे को भी उतना नहीं पता, हम लोग कोई टीचर विचर नहीं है, बस डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है. तो कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारा कलर्ड एक कोई भी सॉल्यूशन जो कलर फॉर्म करता है, ठीक है, वो आप लाइट उसमें ट्रांसमिट जब करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. और उसके एनालिसिस को हम कैलोरीमेट्रिक बोलते हैं. शायद ये है, मोटा मोटी मेरे को इतना ही पता है. ये कैलोरीमेट्रिक है कि क्लोरोमेट्रिक, मतलब कलर वाला कलर है कि कलर 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 अच्छा कलर वाला है. ठीक है. तो ये उसका प्रिंसिपल होता है सिलिका एनालाइजर का. अब सिलिका कहाँ कहाँ पर मेजर करते हैं हम? 3 पॉइंट पे हम मेजर करते हैं. एक हमारा रहता है ड्रम वाटर, एक हमारा रहता है मेन स्टीम, एक हमारा रहता है फीड वाटर. ठीक है. फीड वाटर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, मेन स्टीम और ड्रम वाटर में मेजर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. अब हमारी जैसे यूनिट हमारी चल रही है 250 मेगावाट, तो हमारा इनवर्सली यूनिट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है सिलिका. अगर यूनिट अच्छी खासी चल रही है, हमारी फुल लोड पे चल रही है, तो हमारा सिलिका जो रहता है वो कम रहता है, 70-80 ppb रहता है ड्रम वाटर का. ठीक है. वही हमारी अगर यूनिट कम लोड पे चलने लगी है, जैसा अभी का सिनेरियो चल रहा है, अभी यूनिट बहुत कम लोड पे चल रही है, तो हमारा सिलिका जो रहता है वो 100, 160, 170 ऐसे भी जा सकता है. तो वो लोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. वैसे ही मेन स्ट्रीम में भी रहता है. मेन स्ट्रीम में आपका जो सिलिका रहता है जब फुल लोड पे चल रहा है तो 6 ppb, 7 ppb, 8 ppb इतना मैंने देखा है. ठीक है. और जब हमारी कम लोड पे आती है तो कम लोड पे हमारा 16, 18, 17 ऐसे आ जाता है आपका. ठीक है. वो लोड पे डिपेंड करता है सिलिका. अब इसका वर्किंग देखेंगे. वर्किंग क्या है आपका सिलिका एनालाइजर का? सिलिका एनालाइजर जो रहता है वो जनरली ना कलर, जैसे कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल, तो कलर फॉर्म करना है. अब कलर कैसे फॉर्म करेंगे? क्योंकि उसको मेजरमेंट करने के लिए एक कलर्ड जो सॉल्यूशन है वो चाहिए, तो उसके लिए हम डोज करेंगे. ठीक है. डोजिंग करते हैं रिएजेंट्स. ये सारे रिएजेंट वो पूरे एनालाइजर में पूरा बना रहता है. ठीक है. अब इसमें देखो, ये आपका यहाँ से ये नीचे सबका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये ड्रेन है आपका, ये सब चीजें. तो ये जो है ये मेन हमारा फ्लो सेल है. ठीक है. यहाँ पर मेन हमारा मेजरमेंट होता है. ठीक है. तो हमारा क्या करते हैं, ये सारे वॉल्व हैं, ये सोलेनॉइड वॉल्व हैं सारे. ये इतने सारे सोलेनॉइड वॉल्व इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये आपके कितने 6 चैनल का सोडियम सिलिका एनालाइजर है. ठीक है. 6 सैंपल आप कनेक्ट कर सकते हैं. 2 यूनिट का ड्रम वाटर, 2 यूनिट का मेन स्ट्रीम, 2 यूनिट का फीड वाटर कनेक्ट कर लो. ठीक है. फिर ये जो सैंपल आता है आपका, ये यहाँ से ये यहाँ पर फ्लो सेल में आएगा. ठीक है. जब हमारा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लो सेल यहाँ पर फ्लो सेल एक पर्टिकुलर लेवल तक हमारा भर जाता है, तो हमारा एक एक करके
रिएजेंट मिक्स होते हैं, ये एक एक करके जो रिएजेंट है इस सैंपल में मिक्स होंगे, ठीक है। तो रिएजेंट्स क्या क्या है आपके, मोलिब्डेट, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, रिड्यूसिंग रिएजेंट जो रहता है फेरस सल्फेट, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर अमाउंट में मतलब डोज होते हैं यहाँ पर। वो पर्टिकुलर अमाउंट कितना रहता है वो एनालाइजर खुद अपने में उतना लेवल उसने मेंटेन करके रखा है कि कितना कितना डोज करना है। अब वो कितना अमाउंट डोज करता है वो भी नहीं पता, बहुत कम अमाउंट डोज करते हैं, बहुत कम में ही डोज करते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो है रिएजेंट्स ये यहाँ पर डोज होंगे, ठीक है। जब ये डोजिंग कंप्लीट होती है तो इसका जो कलर जो रहता है वो लाइट ब्लूइश कलर का रहता है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहता, येलो भी नहीं रहता, लाइट ब्लूइश कलर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे 7 नंबर दिया हुआ है ये मैग्नेटिक स्ट्रेनर है। ये क्या करता है, ये सैंपल को मिक्स करते रहता है, क्योंकि डोज हो रहा है तो हो सकता है ऊपर के लेयर में ही डोज हो, नीचे तक पहुंचे ही ना। तो ये हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है ताकि ये मिक्स होते रहे, डोजिंग भी होते रहे और ये कंटिन्यूअसली मिक्स भी होते रहे, ठीक है। एक यहाँ पर हीटर असेंबली भी रहता है जो हल्का सा हीट करके रखता है इस सैंपल को, ठीक। अब ये जो 12 है आपका, 12 नंबर जो है वो फोटोमीटर है, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइट जो है वो भेजता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ बैंडविड्थ की लाइट भेजता है। और यहाँ पर जो 13 के ऊपर है ये जो है आपका ये मिरर है। तो यहीं पर ट्रांसमीटर भी रहता है और यहीं पर रिसीवर भी रहता है, ठीक है। एक ट्रांसमीटर ने लाइट आपकी भेजी और यहाँ पर आपका सैंपल भरा हुआ है, फिर ये इससे टकरा के ये वापस रिसीवर में आ जाती है लाइट, ठीक है। बट क्योंकि ये जो लाइट है वो इस सैंपल के थ्रू आई है, जो ब्लू कलर का सैंपल जिसको हम कोलर भी बोलते हैं, ब्लू कलर का सैंपल बनता है जो, ठीक है। तो उसके थ्रू हमारी लाइट निकल के आई है, तो वो क्या कोलर क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जितना भी होगा उसका सिलिका, तो उसकी ये प्रॉपर्टी रहती है कि पर्टिकुलर बैंडविड्थ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब आपकी जब लाइट को फिर वापस से ट्रैक करेंगे तो कुछ उसकी लाइट एब्जॉर्ब फॉर्म में आपकी मिलेगी। तो उससे ये जो एनालाइजर ये एनालिसिस करता है कि सिलिका एनालाइजर कितना है। अब इतना इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को नहीं पता कि वो कितना एब्जॉर्ब करता है, कितने में कितना एब्जॉर्ब करता है, क्या बैंडविड्थ, उतना इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट नहीं पता, बट हाँ बेसिक प्रिंसिपल ये है आपका सिलिका एनालाइजर का। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ नो मैम। मैम, ये जो ऑब्जर्व का टॉपिक है मैम, हाँ जो लाइट ऑब्जर्व क्या बोले वो समझ में नहीं आया थोड़ा। हाँ, क्या रहता है, एक पर्टिकुलर लाइट जो जाती है, कोई सी भी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेड, इनविजिबल रेज, जो भी रेज रहती है, तो इसका एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ रहता है ना। ये तो जानते होगे, एक बैंडविड्थ ऑफ लाइट अपन भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब ये लाइट भेजता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच में जो हमारा सॉल्यूशन है, जो कि रिएजेंट बहुत सारे मिक्स होकर रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करता है, लाइट एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ को, मतलब सपोज आपकी बैंडविड्थ है 0 से 14, मैं सपोज कर रही हूँ, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितनी बैंडविड्थ ऑफ लाइट ये भेजता है, ठीक है। तो वो अगर हम 0 से 14 हम भेज रहे हैं, तो 0 से 14 में वो बैंड अलग अलग बैंडविड्थ रहता है। विब्ग्योर पढ़े हो ना, तो विब्ग्योर एक पर्टिकुलर एक बैंडविड्थ रहती है उसकी, ठीक है। तो वो एक बैंड ऑफ लाइट भेजता है, तो हो सकता है वो बीच में कुछ जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड लाइट या फिर कुछ जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके आपकी फिर जो फाइनल है वो भेजता है एब्जॉर्ब करके, ठीक है। तो वो जो एब्जॉर्ब पार्ट रहता है उसकी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि रेफरेंस जो हम एक पर्टिकुलर लाइट भेजते हैं और एब्जॉर्ब पार्ट हमको रिटर्न आता है रिसीवर में, तो उसको हम एनालिसिस करते हैं एनालाइजर में, मतलब एनालाइजर खुद एनालिसिस करता है, हम एनालिसिस नहीं करते हैं। और फिर वो जितनी एब्जॉर्ब हुई लाइट उससे हमको सिलिका का कॉन्सेंट्रेशन बता देता है। उसके माइक्रो प्रोसेसर चिप में सब फीडेड है कि कितना आपका, इतना अगर एब्जॉर्ब हुआ तो इतना सिलिका होगा, इतना एब्जॉर्ब हुआ तो इतना सिलिका होगा। ये सारा वो प्री कैलिब्रेटेड रहता है ये सब चीजें। तो ये है लाइट चेंज करते हैं, वो लाइट का कलर क्या रहता है, मतलब कि वो नॉर्मल लाइट रहता है जैसे कि हमारा येलो देखो कलर लाइट है?
ये क्या है ना, इसमें जो है आपका सिलिका एनालाइजर जो लो लेवल ऑफ सिलिका मेजर करता है उसमें रेड लाइट यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपका फॉस्फेट एनालाइजर है वो भी सेम यही प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें हम ब्लू लाइट भेजते हैं, ठीक है। और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिका रहता है उसमें हम लाइट ग्रीन लाइट टाइप की एक भेजते हैं। तो ये अलग अलग जो रेंज ऑफ सिलिका है ना उनके लिए फॉस्फेट के लिए अलग लाइट भेजी जाती है, ये है एक्चुअली में। तो जो ब्लू लाइट जाती है, सॉरी हमारा लो सिलिका है क्योंकि बिलो लो के लिए रेड लाइट, हाँ लो सिलिका के लिए लो रेड लाइट, रेड लाइट। और मैम हाई सिलिका के लिए, हाई के लिए ग्रीन लाइट रहती है, सॉरी। अब मैम मॉडरेट की चीज है क्या, मतलब नहीं देखो, लो सिलिका मतलब बिलो 500 हम बोल सकते हैं, बिलो 500 ppb जो सिलिका रहता है उसके लिए रेड लाइट यूज करते हैं, ठीक है। और अबव 500 ppb जितने भी एनालाइजर उसके लिए ग्रीन लाइट यूज होती है, ठीक है। और जो आपका फॉस्फेट एनालाइजर है चाहे वो लो हो चाहे वो हाई हो उसके लिए हम ब्लू लाइट यूज करते हैं, ठीक है। ब्लू लाइट का एक ऑप्टिकल सोर्स आता है, ठीक है, वो लाइट जनरेट करता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल इसमें लगा रहता है जो कि हमारा यहाँ से ट्रांसमिट करता है ट्रांसमीटर एंड से, फिर यहाँ पर स्ट्राइक होता है, फिर वही ऑप्टिकल फाइबर केबल में रिसीव होता है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो रहता है मेन यहाँ पर लाइट सोर्स रहता है वहां पर कनेक्टेड होता है। अब अगर श्वास में आओगे तो मैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल भी दिखा सकती हूँ कि कैसा रहता है, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। जब भी आओगे या फिर कात्यायनी रहेगी तो उसको बोल सकते हो कि कहाँ पर रहता है, तो वो दिखा भी देगी कहाँ पर रहता है। तो वो फिर वो जो रेड लाइट रहती है जो मेन सपोज एक बैंडविड्थ रहती है रेड लाइट की, तो वो रेड लाइट जो रहती है एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ की नहीं हमको रिसीव होती है, आफ्टर कोलर, आफ्टर पासिंग टू द कोलर इट्स बैंडविड्थ विल गेट चेंज ना। तो इसीलिए वो जो एनालिसिस करता है फिर वो आपका सिलिका का कॉन्सेंट्रेशन बताएगा कि कितना सिलिका है आपका। आया समझ में? हाँ, तो इसका जो कैलिब्रेशन का तरीका रहता है, क्योंकि हमारा लो सिलिका है, हमारा जनरली जो रहता है सिलिका मैक्स टू मैक्स हमारा 160-170 तक आता है ड्रम वाटर का, उसके आगे उसके ऊपर ज्यादा जाता नहीं। तो हमको एक कैलिब्रेशन अगर करना है तो हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, डीएम प्लांट से बनवाते हैं, उन लोग बना के देते हैं, या फिर हम परचेज भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो वो 100 ppb का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है, उससे हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है मॉलिबेट और फिर आपका नाइट्रिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड, ये सारी चीज में हम परचेस कर सकते हैं, एनालाइजर के स्पेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट में आ जाता है। ये स्पेयर आपको यूज करना है, और ये जो रिएजेंट है जनरली हमारा अगर फुल फ्लेज में प्लांट चल रहा है आपका, तो ये जो रिएजेंट है आपका वो आपका 45 डेज के अंदर खत्म हो जाता है ये सारा। तो हर 45 डेज के अंदर हमको ये रिएजेंट्स को चेंज करना रहता है, एक बॉटल के फॉर्म में भरा रहता है, और बॉटल के फॉर्म में ये प्रेशराइज थोड़ा सा करते हैं बॉटल को, तो ये अपने आप आपका ये ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपका डीएम प्लांट वाले भी बना सकते हैं या फिर हम परचेज भी कर सकते हैं, दोनों है। पर हम लोग जनरली डिपेंड करते हैं डीएम प्लांट में बनाना, क्योंकि ये फिर हमारा कॉस्ट रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जैसे मैं बता रही थी आपका ड्रम प्रेशर के अगेंस्ट सिलिका जो रहता है वो इनवर्सली आपका प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो आपका जब आपका ड्रम का 10 मिनट्स की साइकिल रहती है, 10 मिनट्स की साइकिल मींस साइकिल में क्या होता है, पहले सोलेनोइड वाल्व ओपन होगा, यहाँ पर आपका फिल होगा, क्लीनिंग करेगा इसको, फ्लो सेल को क्लीनिंग फ्लशिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्रेन करेगा। तो ये ड्रेन कहाँ से होता है, ये जो ड्रेन पॉइंट है ये यहाँ से आपका ड्रेन होगा, ठीक है। ये भले डायग्राम में ऊपर बनाया गया है पर एक्चुअल में ऊपर नहीं जाता है, ड्रेन ऊपर से तो नहीं होता है, वो साइड से नीचे से ही होता है, ठीक है। ये ड्रेन पॉइंट का, ठीक। उसके बाद फिर आपका फिर एक बार आपका साइकिल ओपन होगी, सॉरी सोलेनोइड वाल्व आपका ओपन होगा, एनालाइजर उसको सोलेनोइड वाल्व को कमांड देगा, ये फिर फिलअप होगा, फिर एक एक करके आपके रिएजेंट फिल होंगे, फिर एनालिसिस होगी आपकी, लाइट ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा, सिलिका एनालाइजर की वैल्यू बताएगा, फिर ये ड्रेन होगा, ठीक है। तो ये ड्रेन जो रहता है वो जनरली आपका जो एक्सेस सैंपल, क्योंकि हम ऑल द टाइम ऑनलाइन एनालाइजर में भरा नहीं रख सकते, हमको दूसरा एनालिसिस करना है। सपोज आपका ये जो है आपका वॉल सोलेनोइड वॉल, आपका एक आपका मेन स्ट्रीम की लाइन हो गई यूनिट 1,
फिर ड्रम वाटर यूनिट 2, फिर फीड वाटर यूनिट 2, ऐसे। तो मेन स्ट्रीम की आपकी एनालिसिस हो गई, फिर 10 मिनट बाद आपको ड्रम वाटर की भी एनालिसिस करना है। तो ये सैंपल ऑल द टाइम आपका भरा नहीं रहेगा, इसको ड्रेन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको भेजना पड़ेगा, तब आपका नया सैंपल आ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वॉल लगे रहते हैं ड्रेन पॉइंट में भी, ये जैसे वॉल्व है और ये वॉल्व है, तो ये क्या करता है, ड्रेन कर देता है आपके सैंपल को। फिर नया सैंपल करेंगे, फिर रिंस करेंगे, फिर बाद में रिंस करने के बाद फिर आपका फिर से एनालिसिस होगी, ऐड होगा। तो ये टोटल जो है रिंस करना, एनालिसिस करना प्लस रिएजेंट मिक्स करना, ये सब का साइकिल जो रहता है एक एनालाइजर में, वो 10 मिनट का साइकिल रहता है। उसके बाद तुरंत आपका दूसरा सैंपल आने लगता है, ठीक है, दूसरा सैंपल आएगा। बट अगर आप चाहते हैं तो आप इंटरवल भी डाल सकते हैं बीच में, कि हमको तुरंत दूसरा सैंपल नहीं चाहिए, हम 5 मिनट का इंटरवल लेना चाहते हैं, उसके बाद दूसरा सैंपल आए, तो वो 5 मिनट तक इसको रिंस करते रहेगा दूसरे सैंपल से, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस होगी। अब 5 मिनट का हम गैप क्यों लेते हैं जनरली, इसमें क्या होता है कि सपोज मेन स्ट्रीम का सिलिका लेवल कम होता है, लेस देन 10 ppb, और ड्रम वाटर का सिलिका जो लेवल रहता है वो आपका 100 के अराउंड रहता है, ठीक है। फिर आपका सपोज फिर से मेन स्ट्रीम की लाइन लगी हुई 10 ppb, ठीक है, 100 से सीधे 10। तो अगर ये सैंपल हमारा अगर तुरंत हम स्टार्ट कर दें और थोड़ा सा भी यहाँ पर इसका ड्रम वाटर का सैंपल यहाँ पर भरा रहेगा, तो ये मेन स्ट्रीम के साथ मिक्सिंग कर देगा। मिक्सिंग करने के बाद जो मेन स्ट्रीम का आपका वैल्यू आता है 10, वो 10 ना आके 30-40 आने लगेगा, क्योंकि मिक्स हो गया ना। 100 ppb का सैंपल आपका 10 के साथ मिक्सिंग करेगा तो वो वैल्यू तो डिफर करेगा ही। इसलिए हम इंटरवल डालते हैं। जब हमारे एकदम हाई और एकदम लो सैंपल कनेक्टेड है आपस में, तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि एनालाइजर में ही इंटरवल डाल दें। तो इंटरवल डलेगा तो इसमें क्या रहेगा, ये 10 मिनट तक ड्रम वाटर की एनालिसिस होगी, देन आफ्टर 10 मिनट 5 मिनट तक ये फ्लश करते रहेगा मेन स्ट्रीम के पानी से, इसको फ्लो सेल को फ्लश करेगा 5 मिनट तक, फिर मेन सैंपल ले लेगा, फिर एनालिसिस होगी 10 मिनट। तो ये एक्चुअल काम है ड्रेन का आपका। पॉइंट 13 हाँ, ये जैसे ये एक ओवरफ्लो सेल रहता है, और ये आपका 13 जो पॉइंट है ये ड्रेन करने का काम, क्योंकि यहाँ जो आपका पूरा सैंपल भरा है उसको ड्रेन करना है, ठीक है। मैम यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम रहेगा वो स्टीम के फॉर्म में रहेगा? फिर नहीं, स्टीम के फॉर्म में कुछ भी नहीं आता श्वास में, हर चीज आपका वाटर फॉर्म में रहता है। मेन स्ट्रीम बस नाम देते हैं क्योंकि वहां का सैंपल है वो। क्योंकि मैंने इसको कहाँ से लेंगे ये सैंपल? कल क्लास अटेंड किया था क्या? हाँ मैम। तो कल मैंने बताया था। मेन स्ट्रीम जो रहता है एक्चुअली फायरिंग फ्लोर से आता है। 4 सैंपल आपके रहते हैं, वो फायरिंग फ्लोर से आते हैं। फीड वाटर, ठीक है। फायरिंग फ्लोर में कहाँ पर, फायरिंग फ्लोर में जाएंगे तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपका पूरा श्वास का प्राइमरी रैक लगा हुआ है, ठीक है। वहां पर आते हैं सैंपल कहाँ से, फीड वाटर, मेन स्ट्रीम, ड्रम वाटर, ठीक है। अब मेन स्ट्रीम का सैंपल कहाँ से लेते हैं, उसका रूट वॉल्व कहाँ पर है, रूट वॉल्व है आफ्टर सुपर हीटर। आफ्टर सुपर हीटर उसका मेन स्ट्रीम का रूट वॉल्व है, वो आता है। फिर आपका प्राइमरी रैक में वहां कंडीशनिंग होती है, कूलर, प्राइमरी कूलर, VREL, वो सब टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस करता है। फिर नीचे सेकेंडरी रैक है, सेकेंडरी रैक मतलब वेट पैनल, वहां कंडीशनिंग होती है, वो टेम्परेचर आपका 30-40 तक पहुंचा देता है, मैक्स टू मैक्स 30 तक ही रखते हैं, 30-35 तक ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर हम स्टीम डालेंगे ना तो सबसे पहले तो ये सोलेनोइड वॉल सबसे पहले खराब होंगे। उसके बाद सोलेनोइड वॉल के बाद ये सारा जो ट्यूब्स हैं, ये रबर पार्ट रहता है, तो ये सारे खराब होंगे। इसलिए हम स्टीम फॉर्म कभी नहीं लेते किसी भी चीज में, हम सबको वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करके 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर में कन्वर्ट करके ही उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आएंगे, ये तो लोड फैक्टर समझ में आ गया। फॉस्फेट, DO और सिलिका समझ में आया ना? हाँ, तो फॉस्फेट क्या है आपका, फॉस्फेट एनालाइजर इज सेम एज सिलिका एनालाइजर, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, फॉस्फेट डोजिंग कहाँ होती है और फॉस्फेट डोजिंग की जरूरत क्या है? फिर डोजिंग ड्रम में होती है। हाँ, और जरूरत क्यों है? मैम वो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर मतलब कि
कोलाइडर सिलिका को रिमूव करता है। हाँ, एक तो फॉस्फेट डोजिंग जो रहती है, फॉस्फेट डोजिंग पंप कहाँ लगे हुए हैं? कोई मैम और को 0 बताने दो। मीटर नहीं में नहीं जीरो कोई और जीरो को। मीटर हाँ में हाँ, 0 मीटर में 0 मीटर में फॉस्फेट और अमोनिया के बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं, ठीक है। हाई प्रेशर डोजिंग, लो प्रेशर डोजिंग दोनों है वहाँ पर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो फॉस्फेट कौन सा है, हाई प्रेशर की हाई लो प्रेशर, प्रेशर? हाई हाई प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। तो फॉस्फेट डोजिंग जनरली अपन का होता है ड्रम वाटर में। ड्रम वाटर में क्यों होता है? जैसे कि प्रियंका ने बताया, कोलाइडर सिलिका को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो आपका ये सब चीजें जो एल्गी फॉर्मेशन रहता है वो भी साथ में सीबीडी के साथ निकल जाता है ड्रम का। थर्ड थिंग क्या रहता है आपका, पीएच को बैलेंस करने का काम करता है फॉस्फेट। पीएच लेवल अगर कम ज्यादा रहा, जैसे मैंने बोला था स्लाइटली अल्कलाइन लेवल रखते हैं हम लोग पीएच, है ना, तो उसको अगर एसिड के तरफ जा रहा है तो हम फॉस्फेट डोजिंग करते हैं, ज्यादा डोजिंग करेंगे। वो डीएम प्लांट वाले डिसाइड करते हैं अपना कि कितना पीएच आ रहा है, उस हिसाब से वो फॉस्फेट डोजिंग करवाते हैं। ड्रम वाटर में कितना पीएच आ रहा है उस हिसाब से वो फॉस्फेट डोजिंग करवाएंगे। तो वो कमांड देते हैं ऑपरेशन वालों को कि आप इतना डोजिंग कर दीजिए, आप इतना डोजिंग कर दीजिए, इतने देर पंप चला दीजिए, उतना देर पंप चला दीजिए, तो वो चलाते हैं वैसा, ठीक है। अब फॉस्फेट क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल इज अ सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फेट इज यूज्ड टू रेगुलेट पीएच ऑफ वाटर यूज्ड इन बॉयलर, ठीक है। फॉस्फेट रिएक्ट विद स्केल फॉर्मिंग स्पीसीज एंड फॉर्म सॉफ्ट स्लज। सॉफ्ट स्लज फॉर्म करके वो जो ये स्लज रहता है इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है ये आपका एनालाइजर है, फॉस्फेट एनालाइजर, ठीक है। आपका फॉस्फेट एनालाइजर ये है, आपका हैक का है, पॉलीमेट्रॉन 9211 आप बोल सकते हो उसको, ठीक। अब वाई फॉस्फेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, यूज्ड टू मेजर हार्डनेस, वही पीएच जो रहता है उसको कंट्रोल करने का काम रहता है। टू प्रोवाइड सेफ एल्कलाइन एनवायरनमेंट इन द बॉयलर, टू मच फॉस्फेट कैन कॉज damaging carryover in steam, too little phosphate can allow acidic condition, ठीक है। तो ये क्या रहता है, हम ज्यादा भी डोज नहीं कर सकते, कम भी डोज नहीं कर सकते, इसलिए हम पीएच वैल्यू पहले देखते हैं, उसके बाद हम फॉस्फेट को डोजिंग करते हैं, ठीक है। अब सेम वही कॉन्सेप्ट है जो सिलिका का कॉन्सेप्ट है, कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है, सिर्फ इसमें रिएजेंट अलग यूज होता है। ये रिएजेंट का नाम है आपका मोलिब्डेट वेंडेट येलो जो रहता है, सॉरी रिएजेंट ये नहीं है, ये है हाँ ये कोई पढ़ सको तो पढ़ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका, ये दो रिएजेंट आपके यूज होते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइनल, जैसे सिलिका जो है वो लाइट ब्लू कलर का आपका फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर रिएजेंट मिक्सिंग वो लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना रहा था, ये येलो कलर का बनाता है, ठीक है। येलो कलर का बनाता है, कॉन्सेप्ट वही है आपका, फिर सिलिका के जैसा ही है, बट फॉस्फेट जो रहता है वो जनरली पीपीएम फॉर्म में आता है, ठीक है। डिपेंड कितनी डोजिंग कर रहे हैं। फॉस्फेट को मॉनिटर इसलिए किया जाता है क्योंकि हम पीएच देख के तो फॉस्फेट डोजिंग कर दिए, पर हम अगर अभी डोज किए हैं और वो तुरंत पीएच को चेंज नहीं करता, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो पीएच को चेंज करता है, ठीक है। अब हमने ज्यादा उसको डोजिंग कर दी तो बहुत ज्यादा पीएच चेंज कर देगा, या तो एसिडिक या तो अल्कलाइन बहुत जल्दी कर देगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर भी करते हैं। तो मॉनिटर कहाँ से करते हैं? इस एनालाइजर से हम मॉनिटर करते हैं कि कितना डोजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये पीपीएम फॉर्म में रहता है जनरली। पीपीएम फॉर्म में उसको देखते हैं 1 ppm या फिर 0.8 ppm, ऐसे आपका वैल्यू आते हैं। ड्रम वाटर में ही चेक करते हैं क्योंकि ड्रम वाटर में फॉस्फेट डोजिंग होती है, ड्रम वाटर में चेक करते हैं, ठीक है। और कैलिब्रेशन उसको 1 ppm के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि डीएम प्लांट वाले वो उसको बना के देते हैं। तो ये हो गया आपका फॉस्फेट तक का, ठीक है। कोई अभी डाउट है क्या इसमें? तो उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे अगर डाउट नहीं है तो। हेलो, कोई डाउट नहीं। हाँ, तो एक काम करते हैं, 5-10 मिनट का वेट कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। हम लोग आएंगे 11:09 हो रहा है, 11:15 तक हम आते हैं, ठीक है। ये मैम हम्म, हेलो मैम, बोलो। मैम जो
ये ऑनलाइन ही मॉनिटर होता है या नहीं? ऑनलाइन, ये सारे ऑनलाइन बता रही हूँ मैं, ऑफलाइन का कुछ भी नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, फॉस्फेट ऑनलाइन ही मॉनिटर करते हैं, और कितना लेवल डोजिंग हो रहा है उसको मेन मॉनिटर करने के लिए होता है। और कोई डाउट? नो मैम। हाँ, तो 11:15 तक वापस आएंगे, ठीक है? ओके 5 मिनट का ब्रेक 11:15 तक, उसके बाद कंडक्टिविटी और सोडियम, 2 ही टॉपिक है, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर जल्दी सेशन खत्म करेंगे आज का। ओके मैम। ओके।
स्टार्ट करें? मैडम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ यस मैम। हाँ हाँ। तो अब आते हैं हम सोडियम हो गया, नहीं सॉरी सोडियम नहीं हो, एक मिनट, सिलिका फॉस्फेट हो गया, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी मीटर, अब थोड़ा सा, अब इसमें आप लोग मुझे ज्यादा बताओगे, मैं कम बताऊंगी, ठीक है? तो कंडक्टिविटी होता क्या है? रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी। है? मैम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को बोल सकते हैं प्रकाश कंडक्टर। हाँ, रेजिस्टेंस का, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। पर ये जो है डेफिनेशन, ये वैलिड डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है? क्योंकि कंडक्टिविटी क्या करता है, मेन उसका क्या फंक्शन है? कितना देर कोई चीज कैरी कर सकता है उसे कंडक्टिविटी बोल करेक्ट सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या रहता है जनरली, आपका जो रिस्ट्रिक्ट करता है, किसी करंट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी उसका रेसिप्रोकल मींस उस कितना कंडक्ट कर पा रहा है कोई भी चीज, उसको हम बोलते हैं, उस फैक्टर को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ओम्स लॉ सुना होगा आप लोग ने, ओम्स लॉ, ठीक है, पढ़े भी होगे बचपन में। तो ओम्स लॉ आपका क्या रहता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस पे अगर अपन आएंगे तो V बाय आई हो जाता है वो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का आपका जो यूनिट रहता है वो रहता है ओम्स, ठीक है। अब जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, उसका कंडक्टेंस का यूनिट रहता है सीमेंस, ठीक है। अब जो मेन कंडक्टिविटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका फॉर्मूला रहता है G इंटू के। G मतलब आपका जो रजिस्टर, सॉरी कंडक्टेंस रहता है, उसको हम अगर G से डिनोट करेंगे तो K क्या रहता है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। मतलब सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मेन डेफिनेशन ये रहता है कि कितना आपका वाटर कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे कितना, मतलब वाटर या फिर कोई सा भी पार्टिकल जो है कितना कंडक्टिंग है, कितना करंट कंडक्ट कर रहा है, उसके मतलब उसके वैल्यू को, उसके मेजर को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। पर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला वाइज हम देखा जाए तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट आपका क्या रहता है, सेल कांस्टेंट जनरली आपका जो सेल रहता है, सेल में मींस आपका इलेक्ट्रोड, उसकी जो ज्योमेट्री रहती है उसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और सेल कांस्टेंट को डिफाइन हम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो कंडक्टिविटी की अपन की जो यूनिट आती है वो सीमेंस पर सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में देखें हम इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस और जो भी रहता है, और या फिर सीमेंस पर मीटर, जो भी आपका जो डिस्टेंस जिसमें भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कैरी करंट, ठीक है, कितना करंट कैरी कर रहा है कोई भी सॉल्यूशन। अब कंडक्टिविटी मेजर करना जरूरी क्यों होता है ये बाद में देखेंगे, पहले क्या फैक्टर है जो आपके कंडक्टिविटी को वो कर सकता है, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं ये, ठीक है। ये फैक्टर्स जो रहते हैं ये हमारे कंडक्टिविटी को कैरी करने का करते हैं, ये सारे, ठीक है। अब क्या रहता है कि कंडक्टिविटी जो रहता है वो मेजर करना जरूरी क्यों रहता है, क्योंकि हमारा जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट में जनरली हमारा वाटर जो यूज हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी स्टेज में कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए। कंडक्टिंग इसलिए नहीं होना चाहिए
क्योंकि वो हमारे बॉयलर ट्यूब्स के कांटेक्ट में है। फिर हमारे जितने भी लाइन है, सुपर हीटर, रीहीटर, आपका हीटर, डीएरेटर, बीएफपी, सीपी, सारी जितनी भी लाइन है वो मोटा मोटी हमारा जो है वो उसमें आयरन है। अदर देन कुछ और केमिकल और कुछ और मेटलर्जी भी रहती है उसकी, बट मेन जो रहता है वो आयरन मेन बेसिक रहता ही है उसमें। तो वो अगर कंडक्टिंग रहा तो आपका आयरन पार्टिकल भी कंडक्टिंग रहे। तो बहुत सारा चीजें जो कंडक्टिविटी के कारण हमारा बहुत सारी चीजें कंडक्टिंग भी हो सकती है। अगर एक जगह भी कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारा कंडक्टिविटी इसलिए मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कंडक्टिविटी क्यों होती है? ये सब जो सॉल्ट जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे वाटर में, इसलिए ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब जो है हमारा कंडक्टिविटी क्यों मेजर करना जरूरी है? कंडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिटेक्टिंग एनी कॉन्टेमिनेशन इन स्टीम ऑफ स्टीम इन बॉयलर सर्किट। ठीक है, अब प्योर वाटर की कंडक्टिविटी जो रहती है वो हमारी माइक्रो सीमेंस में रहती है, बहुत कम। माइक्रो मतलब शायद 10⁻⁻⁶ होता है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो ये हमारी इससे भी कम रहती है। माइक्रो सीमेंस लेस देन 0.055 माइक्रो सीमेंस रहती है। ठीक है, तो हमारा ये ingress of any kind of dissolved impurity will raise the conductivity in, मतलब बहुत जल्दी आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। अब देखो, अब ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो मतलब डिफरेंट मतलब सैंपल्स है जिसकी कंडक्टिविटी कहाँ कहाँ तक जा सकती है। प्योर वाटर की जैसे हम लोग ने देखा माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर, ये यूनिट है आपकी कंडक्टिविटी की। ठीक है, डिस्टिल वाटर की 0.5 रहती है, बॉयलर फीड वाटर की 1 रहती है, फिर मेन वाटर सप्लाई की 50 रहती है, सी वाटर की इतनी ज्यादा रहती है, इसकी इतनी ज्यादा रहती है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट सी वाटर यूज नहीं करते, डिस्टिल्ड ड्रम वाटर मतलब सॉरी डीमिनरलाइज करके हम यूज करते हैं। डीमिनरलाइज मींस अल्ट्रा प्योर वाटर, तो उसकी 0.055 आपकी रहती है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो आपका ये हो गया। अब कंडक्टिविटी का मीटर कैसे काम करता है वो देखते हैं। कंडक्टिविटी की यूजर ही देख लिए, कंडक्टिविटी क्या होती है वो भी देख लिए। अब कंडक्टिविटी मेजर करना जो मतलब कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। तो इसके दो आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं कंडक्टिविटी मेजर करने के। एक आपका ये कंडक्टिंग सेल रहता है और एक इंडक्टिव सेल रहता है। ठीक है, दो टाइप के आपके सेल रहते हैं, ये इंडक्टिव सेल हो गया, ये कंडक्टिंग सेल हो गया। ठीक है, अब जो आपका कंडक्टिंग सेल जो रहता है आपका, उसमें आपका ये आपका रहता है, दो आपके इलेक्ट्रोड रहेंगे। दो इलेक्ट्रोड ये जनरली एसएस के रहते हैं, एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील के जनरली बने रहते हैं। उसके बीच में एक एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स में जो सॉल्यूशन में जो भी आयन रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, अगर हम इसको एसी करंट प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट अगर प्रोवाइड करेंगे, तो प्लस अगर यहाँ पर हमारा माइनस वोल्टेज जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर आपका यहाँ अगर पॉजिटिव जा रहा है तो ये नेगेटिव साइड रहेगा, ये नेगेटिव साइड में ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे। तो ये दोनों जब जब ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो आयन जो रहते हैं वो इधर उधर आपके कॉन्साइड करते रहते हैं, जिसके कारण आपका एक वोल्टेज जनरेट होता है। वो हमारा कंडक्टिंग मतलब वो कितना हमारा कंडक्टिविटी है वो मेजर करता है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतने ज्यादा ये कॉन्साइड करेंगे। ठीक है, अब टू मेटल इलेक्ट्रोड यूजली स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होता, सीधा सॉल्यूशन में डालते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड causes the ion to move back and fro producing an ionic current। एक आयनिक करंट ये प्रोड्यूस करता है जिसको ये एमीटर, ए मतलब एमीटर, ये क्या है करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो रहता है एमीटर, वो इसको करंट को मतलब मेजर कर लेता है। ठीक है,
Analyzer measure resistance, conductivity is multiplication of conductance and cell constant, जो कि मैंने बताया था cell constant. अब cell constant जरूरी क्यों है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी कंडक्टिविटी मेजर करनी है. ठीक है, कंडक्टेंस तो एक फिक्स्ड आपका रहेगा जो कि जब जनरेट हो गया यहाँ से तो पता चलेगा. ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या रहता है आपका, अगर ये ज्योमेट्री बड़ी रहेगी, ठीक है, तो सेल कांस्टेंट आपका ज्यादा रहेगा. सेल कांस्टेंट ज्यादा रहने के कारण आपका जो वो कंडक्टिविटी मीटर है वो हायर कंडक्टिविटी रेंज के लिए यूज कर सकते हैं. जनरली प्लांट में जैसे डीएम प्लांट हो गया, डीएम प्लांट में हमारा जो भी वेसल्स रहते हैं तो पहले कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि हम जो यूज करते हैं वो राबो का पानी यूज करते हैं, वो आता है तो पहले कंडक्टिविटी 6 भी रहती है. तो वो हम हायर सेल कांस्टेंट के इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो हायर साइड में हम मेजर कर सकते हैं मीटर. तो वो जनरली सेल कांस्टेंट इसलिए रहता है ताकि हम जब परचेस करें तो सबसे पहले हम सेल कांस्टेंट देखते हैं कि सेल कांस्टेंट कितना है उसका, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा हायर रेंज के लिए वो है एनालाइजर कि लोअर रेंज के लिए एनालाइजर है. ठीक है, अब एक पॉइंट ये भी आता है, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तुम लोग से कि ये जो एसी है, एसी करंट, ये एसी करंट ही क्यों दे रहा है, हम डीसी करंट क्यों नहीं दे रहे हैं? मैम एसी करंट है इसलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो अपन दोनों के बीच में जो आप बोल रहे थे कि इधर पास हो रहा है वो पॉजिटिव आयन के साथ न्यूट्रलाइज नहीं हो तो जा रहा है. हम डीसी अगर अप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव नेगेटिव देगा ना, डीसी में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है ना. हाँ तो मैम इसका कंडक्टेंस ज्यादा है इसके साथ, इसमें नहीं कंडक्टेंस नहीं, एक्चुअल में क्या है देखो, ये पॉइंट है कि जब हम करंट अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो आयंस है वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे. ठीक है, यहाँ मूव करेंगे तब जाके आपका करंट, आयनिक करंट जनरेट करेंगे. हम डीसी करंट अगर देंगे तो अगर सपोज सॉल्यूशन में आपके 100 निगेटिव हैं और 100 पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, अब ये क्या करेंगे, ये जब डीसी देंगे तो ये वाला जो लाइन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये वाला लाइन है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा. डीसी में चेंज तो नहीं रहता, अल्टरनेटिंग तो नहीं है वो, है ना. तो ये वाला लाइन जब ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वाला लाइन, ए वाला जो लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ए वाले लाइन में जितने भी नेगेटिव पार्टिकल है वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे. सपोज इस इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है कि 50 नेगेटिव आयन ही इसमें मतलब आ सके. ठीक है, तो बाकी 50 नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, तो ये एक टाइम के बाद ना ये सैचुरेशन स्टेज पे आ जाता है. 50 तक तो वो मेजर करेगा कि 50 आयन तक वो मेजर करेगा कितना कंडक्टिविटी. 50 के ऊपर क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है तो 50 के ऊपर वो करेगा ही नहीं. ठीक है, तो उसके बाद वो सैचुरेशन आ जाता है स्टेज, तो वो काम करना ही बंद कर देता है एनालाइजर. इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये कभी लीड, ये वाला जो है ए साइड वाला लीड कभी पॉजिटिव रहे या फिर दूसरा साइड वाला लीड कभी पॉजिटिव रहे, ऐसे मतलब उसको एक्चुअली चेंज करते रहना पड़ेगा. इसलिए आपका जो जैसे ये वाला लीड है ये कभी पॉजिटिव रहता है, ये वाला अल्टरनेटिंग में, फिर ये वाला लीड कभी पॉजिटिव रहता है ये. ठीक है, तो इसीलिए हमारा अल्टरनेटिंग करंट देना जरूरी है. डायरेक्ट करंट हम नहीं दे सकते क्योंकि अगर डायरेक्ट करंट देंगे तो ये वाला लीड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और ये वाला लीड ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, जिसके कारण ये जो सेल है पूरा सैचुरेशन में आ जाएगा और उसके बाद सैचुरेशन में आने के बाद ये मेजर करना ही बंद कर देगा इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो, हाँ, नेक्स्ट जो है हमारा वो आपका है इंडक्टिव टाइप. ठीक है, इंडक्टिव टाइप जो सेल है हमारा वो क्या करता है, इंडक्टिव टाइप सेल जो ये है आपका, वो कॉन्सेप्ट वही है आपका, पर उसमें इलेक्ट्रोड यूज नहीं होते, उसमें हमारा जो यूज होता है वो कॉइल यूज होता है. ये 2 कॉइल हैं आपकी. ठीक है, ये 2 कॉइल रहती हैं, एक में हम एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, इसमें वोल्टेज, इसको टोरॉइडल भी बोलते हैं. ठीक है, अब एक में इसमें एसी करंट प्रोवाइड करेंगे. एसी करंट इसमें प्रोवाइड किया क्योंकि ये कॉइल है तो ये एक फील्ड जनरेट करता है. ठीक है, ये पूरा जो सॉल्यूशन, यहाँ पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है तो ये पूरा फील्ड जनरेट करता है. ये जो रिंग टाइप का दिया हुआ है वो पूरा फील्ड जनरेट करेगा. ठीक है, फील्ड जनरेट करने के कारण और
फील्ड जनरेट करेगा और वाटर में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रहते हैं वो हो आ जाएंगे आपके, जो फील्ड जनरेट करेंगे वो आयंस जो है मूव करेंगे। वो मूवमेंट के कारण इसमें जो है एक म्यूचुअल करंट जनरेट होता है। म्यूचुअल वो पढ़े होगे ना, एक म्यूचुअल आपका इंडक्टेंस ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है। तो वो एक ईएमएफ जनरेट करेगा, ये वाला दूसरा रिसीवर कॉइल, ये ड्राइवर कॉइल रहता है, ये रिसीवर कॉइल रहता है। तो रिसीवर कॉइल आपका जनरेट करके आपका वोल्टेज जो प्रोवाइड करेगा, फाइनल आपका कंडक्टिविटी जो रहता है वो प्रोवाइड करेगा कि कितनी कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी भी जो रहती है श्वास में वो दो टाइप की रहती है, एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और एक कैटायन कंडक्टिविटी। कैटायन कंडक्टिविटी हम थोड़ा देर बाद में देख लेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये रहता है, कैटायन का भी सेम यही इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं कैटायन कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए भी, बस उसमें एक चीज एक्स्ट्रा यूज होती है जो कि होता है कैटायन कॉलम, ठीक है। वो क्या करता है हम थोड़ी देर में देखते हैं उसको क्या वो काम करता है, बट मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। और जो कंडक्टिविटी रहती है वो जनरली हर जगह पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हर जगह पे मेजर होती है। फीड वाटर हो गया, ड्रम वाटर हो गया, मेन स्ट्रीम हो गया, सीपी हो गया, फिर आपका डीएम मेकअप वाटर हो गया, ये सारे जगह पे हम यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये? यस मैम। अब ये जो कंडक्टिविटी रहती है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। जैसे पीएच इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये जो कंडक्टिविटी रहती है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेजर करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर में मेजर नहीं करते। अगर हमारा 25 डिग्री है तो 25 डिग्री में मेजर करेंगे, अगर हमारा वही चीज 60 डिग्री हो गया तो कंडक्टिविटी वैल्यू कुछ और ही दिखाएगी, ज्यादा ही दिखाएगी। इसलिए हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लाने के बाद, एक रीजन ये भी है कि स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं इसलिए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम चेक करते हैं। कैटायन कंडक्टिविटी, अभी एक मिनट ना, ये वाला समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, अभी एक मिनट रुक जाओ, सेशन एक्सपायर हो रहा है, उसके बाद फिर कैटायन कंडक्टिविटी और सोडियम और एक वीडियो है वो दिखा दूंगी मैं। ओके मैम। आप लोग जनरली गए होंगे तो वेसल्स होंगे, वो SBA, MBN, ये सारे के वेसल्स होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, फिर वीक बेस एनायन, ये सब के वेसल्स होंगे। तो उसमें क्या यूज होता है, रेजिन यूज होती है, ठीक है, जो एक मतलब एक से एनरिच्ड रहती है, ठीक है। अब कैटायन कॉलम भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। कैटायन कॉलम में क्या रहता है, ये दो टाइप के कॉलम रहते हैं, इसके अंदर एक रेजिन रहती है। रेजिन मींस छोटे 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 बहुत दाने दाने टाइप की ये रेजिन रहती है, ठीक है, जो कि H+ आयन एनरिच रहती है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारे वाटर में जो H मतलब जो हाईली आपके जो मतलब जो हमारे आगे जाके कंडक्टिविटी को एनहेंस कर सकती है और आगे जाके हमारे वाटर क्वालिटी को इम्प्योर कर सकती है, तो इसीलिए हम कैटायन कॉलम लगाते हैं ताकि प्योरेस्ट फॉर्म हमको पता चले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में जितने भी आपके वाटर में एक के साथ आपके अटैच हो जाते हैं और जो मेन कंडक्टिविटी है वो बताते हैं, जो हार्मफुल कंडक्टिविटी है जो कि हमारे आगे जाके हार्मफुल हो सकती है उसको बताते हैं, ठीक है। तो जैसे ये रिएक्शन में दिया हुआ H+ आयन एनरिच है आपके, ठीक है। सपोज हमारा NaCl है, अगर पानी में हमारा NaCl प्रेजेंट है, ठीक है, केमिकल आपका ये वाला केमिकल आपका प्रेजेंट है अगर, तो H+ आयन क्या करेगा, ये H+ आयन जो है Cl के साथ कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि Cl की प्रॉपर्टी ये रहती है कि H के साथ जल्दी कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो HCl फॉर्म कर देंगे, HCl जो कि एसिड है, ठीक है, जो हमारे आगे प्लांट में आगे जाके हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, H+ आयन वो हार्मफुल केमिकल के साथ जाके कंबाइंड हो जाते हैं और जो N+ है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। ठीक है, ये ड्रेन का ऑप्शन रहता है, नीचे जो भी रहता है इसको ड्रेन आउट कर देते हैं। और जो हम कंडक्टिविटी फाइनल मेजर करते हैं वो HCl की मेजर करते हैं। ठीक है, कोई ये जरूरी नहीं है हमेशा हमारा यही रहे, NH4OH भी रह सकता है, NaCl भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स जो रहते हैं जो डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं जो डीएम प्लांट में रिमूव नहीं हो पाते हैं, उन सब का चेक करना। या फिर अगर अदर फॉरेन इम्प्यूरिटीज ऐड हो गई डीमिनरलाइज्ड वाटर में, तो उसको हम और अच्छे तरीके से चेक करने के लिए हम ये वाला कैटायन कंडक्टिविटी यूज करते हैं। तो जनरली क्या रहता है, सैंपल पहले इसमें आता है, फिर ये एक लाइन हम लोग लेते हैं सर्विस में, इसमें आता है, यहाँ से जाके नीचे आपका जाके फिर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड जो रहता है वो कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रोड रहता है। मतलब आफ्टर पासिंग टू द कैटायन कॉलम दे विल गो टू कंडक्टिविटी एनालाइजर। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर मेजर होता है, ये 2 जगह पे मेजर होता है आपका, एक फीड वाटर, नहीं सॉरी 3 जगह पे मेजर होता है, एक फीड वाटर, सीपी और ड्रम वाटर। और उनका लेवल जो रहता है वो फिक्स्ड है 0.3 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहा तो मींस आपकी फॉरेन इम्प्यूरिटीज आपके जो डीएम वाटर जो है जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें एड अप हो रही है। अब फॉरेन इम्प्यूरिटीज कहाँ से आ सकती है, जैसे कि कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर में हमारा CW वाला पानी यूज होता है, वो कोई भी पानी है, मतलब कोई भी पानी इन द सेंस कि वो डीएम वाटर तो नहीं है, हमारा नॉर्मल वाटर है। अगर हमारा कंडेंसर ट्यूब लीकेज हुआ तो सबसे पहले सीपी की कंडक्टिविटी जो है, कैटायन कंडक्टिविटी, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जो है अगर कैटायन कॉलम एग्जॉस्ट हो जाता है, ये क्या होता है एक्चुअली, जब यहाँ से पानी पास होता है, जैसे जैसे H+ आयन ट्रैप होते जाता है इसके साथ, ठीक है, इन केमिकल के साथ, तो इनका कलर चेंज होता है। ये ऑरेंज कलर का है ना, ये पिंक कलर का होने लगता है। आप लोग जाएंगे श्वास में तो देखिएगा, ये पिंक कलर का होने लगता है। जब ये पूरा पिंक हो जाता है तो फाइनली जो H+ आयन है ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरा इसको एब्जॉर्ब कर लिया है इसने। ठीक है, तो उसके बाद या तो उस कंडीशन में आपकी कैटायन कंडक्टिविटी हाई हो सकती है, जब ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया तो इसको फिर रीजनरेट करने के लिए भेजते हैं, रीजनरेट करते हैं उन लोग, एसिड से रीजनरेट करते हैं डीएम प्लांट में। ठीक है, तो या तो एक रीजन ये हो सकता है कंडक्टिविटी हाई होने का, दूसरा रीजन आपका ये हो सकता है कि आपका फॉरेन जो पार्टिकल है वो आपके जो प्योर वाटर में ऐड हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कंडेंसर ट्यूब लीकेज हुआ, आपका CW का पानी डायरेक्ट स्टीम में ऐड होगा, आपके डायरेक्ट ऐड होगा, CP की कंडक्टिविटी एकदम हाई होगी। और ये एक्चुअल में हो चुका है, ये बहुत पहले, मैं भी ज्वाइन नहीं करी थी, उसके पहले ये हो चुका था। आपका कैटायन कंडक्टिविटी के थ्रू, CP की कैटायन कंडक्टिविटी के थ्रू कंडेंसर यूनिट 4 कंडेंसर का ट्यूब लीकेज को अरेस्ट किया गया था कि वो कंटिन्यूअसली हाई आ रहा था, बहुत दिन तक हाई आ रहा था। तो फाइनली एक पास को, क्योंकि कंडेंसर में 2 पास होते हैं ना, पता है कि नहीं? यस मैम, यस हाँ, मैम। ए और बी। तो वो, हाँ, तो A पास में को पूरा आइसोलेट, जो भी जिसमें भी हुआ था, तो उस पास को पूरा आइसोलेट करके दूसरे पास को सर्विस में लेके एक पास को पूरा रिपेयर किया गया था। ये एक्चुअल में हो चुका है पास्ट में। तो ये कैटायन कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और ये डीएम प्लांट वाले इस चीज को मेजर नहीं कर पाते आफ्टर कैटायन कॉलम को। तो ये सिर्फ श्वास में प्रेजेंट है कैटायन कंडक्टिविटी वाला। ठीक है, अब आते हैं सोडियम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद एक आध वीडियो जो रहेंगे वो 1-2 वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिएगा। सोडियम एनालाइजर, ठीक है। अब सोडियम आपका क्या रहता है, आपका सोडियम क्यों रिक्वायर्ड है? आपका सोडियम तो एक नॉर्मल कंपोनेंट है, आपका केमिकल कंपाउंड बोल सकते हैं उसको, ठीक है, Na जो बोलते हैं अपन जनरली। ठीक है, अब सोडियम जो है जनरली बहुत कम लेवल पे रहना चाहिए। सोडियम रिमूव भी आपका डीएम प्लांट में, ये सारा सिलिका सोडियम, ये सारा डीएम प्लांट, मेजर जो है ना ये डीएम प्लांट में रिमूव होता है। थोड़ा बहुत जैसे कोलाइडल सिलिका हो गया, वो ड्रम में बहुत कम क्वांटिटी रिमूव होती है उसकी, पर मेजर पार्ट जो है वो डीएम प्लांट में ही रिमूव होता है। ठीक है, सोडियम जो है वो LBC से रिमूव होता है। LBC के बाद हमारा डीएम प्लांट में भी सोडियम एनालाइजर लगा हुआ है,
और श्वास में हमारा सोडियम एनालाइजर लगा हुआ है, 2 पॉइंट मेजर करता है, मेन स्ट्रीम और हमारा सीपी, ठीक है, 2 पॉइंट में मेजर करता है। अब सोडियम क्या रहता है, ये भी सेम सिलिका के जैसा रहता है, वाटर में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर में सोडियम रहेगा कोई फर्क नहीं करेगा, ठीक है, पर वो जब स्टीम में जाता है तो बहुत ज्यादा हाईली मतलब वो एक्टिव हो जाता है और कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट ऑफ टरबाइन ब्लेड्स मींस टरबाइन ब्लेड्स को पूरा रप्चर कर देता है, पूरा तोड़ के रख देता है वो, ठीक है। तो इसलिए सोडियम मेजर करना जरूरी है और वो हमेशा पीपीबी लेवल पे रहता है। और मेन स्टीम का जो सोडियम है वो जनरली 0.1 पीपीबी रहता है, ठीक है। और सीपी का जो रहता है सोडियम वो 0.1-0.2 ऐसा रहता है, मींस उससे ज्यादा हमारा सोडियम रहना ही नहीं चाहिए। उससे ज्यादा अगर सोडियम रहेगा तो हमको फिर डीएम प्लांट को और अच्छे से उसकी रेजिन को और अच्छे से सोडियम रिमूव करने के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। अब लो सोडियम विल अवॉइड स्ट्रेस करोजन एंड कास्टिक एनवायरनमेंट टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है। अब ये सोडियम एनालाइजर है। अब इसमें मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है ना तुम लोग को? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये एक्चुअली सोडियम एनालाइजर का वर्किंग में समझा देती हूँ कि इस वर्किंग में काम करता है। ये पोटेंशियोमेट्रिक प्रिंसिपल पे ही काम करता है, बट इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखो जैसे ये एक वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है, सैंपल आपका यहाँ से इनलेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये इस पे उतना ध्यान मत दो, ठीक है। ये आपका फ्लो मीटर सॉरी ये आपका एक मतलब फिल्टर टाइप का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। ये आपका एक रेगुलेटर है जो फ्लो को रेगुलेट करता है। ये वॉल्व हो गया, ऑन ऑफ करना है कि नहीं सैंपल, ये फिल्टर क्लीन करने के लिए, देन इसके बाद ये रेगुलेटर, कम ज्यादा फ्लो आपको करना है, कितना रखना है उतना, वो एनालाइजर पे डिपेंड करता है वो कितना फ्लो मांगता है आपको, ठीक है। एनालाइजर के स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है। ये आपका रोटामीटर हो गया जो कि फ्लो मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसमें एक बॉल टाइप का अरेंजमेंट रहता है, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे दिखाता है फ्लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सैंपल जाता है, ये आपका सैंपल फ्लो हुआ, ये मेन स्ट्रीम और सीपी का ही सैंपल है ना, ये आपका फ्लो हुआ, ये इसमें आके आपका फ्लो होता है। अब ये क्या है, ये पूरे डब्बे में क्या भरा जाता है, डिपा, डाई इसाइलो प्रोपाइल अमीन करके रहता है, या फिर हम अमोनिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब लो सोडियम है तो हम डिपा यूज करते हैं, हाई सोडियम है तो अमोनिया यूज करते हैं, ठीक है। एक मिनट। अब क्या होता है, ये जो डिपा है वो सैंपल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब है वो डिफ्यूजन ट्यूब कहलाती है। यहाँ जो ट्यूब कनेक्टेड रहती है उसको डिफ्यूजन ट्यूब बोलते हैं। डिफ्यूजन ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्यों, वो ऐसी ट्यूब रहती है जिसके अंदर से आपका सैंपल तो फ्लो होता है, पर अंदर से जो सॉल्यूशन है आपका डिपा वाला, जो बाहर का सॉल्यूशन है, वो भी मिक्स होता है, ठीक है। वो आपका मिक्स होगा इसके साथ, ठीक है। मिक्स क्यों करते हैं, इसका पीएच लेवल इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आपका पीएच जो रहता है वो 9 करीब रहता है, ठीक है, 8-9 हो सकता है, तो उसको इंक्रीज करके वो 10 to 11 पीएच तक करता है, ठीक है। 10 to 11 पीएच इसीलिए करता है वो क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रोड, इसके आगे फिर ये इलेक्ट्रोड है, ये फ्लो सेल है पूरा, ये जो दिख रहा है ये पूरा फ्लो सेल है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये ड्रेन है, ठीक है। ये एक मेजरिंग इलेक्ट्रोड है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा पीएच 10 तक इसलिए लाते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है वो जब तक हमारा पीएच, जब तक H+ आयन एकदम कम नहीं होते तब तक ये काम नहीं करेगा। ये इंटरफेरेंस, H+ आयन से ये इंटरफेरेंस होता है और हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन बहुत ज्यादा रहता है, तो जहां H+ आयन आएंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये सही सोडियम की वैल्यू दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल जो कि एनालाइजर ने सेट करके रखा है कि हमारा पीएच जो रहना चाहिए वो 11 रहना चाहिए, तो ये, और इसी में इनबिल्ट आपका पीएच सेंसर भी रहता है, ठीक है। तो वो देखता है जब पीएच सेंसर एक पर्टिकुलर लेवल तक रीच हो गया के बाद वो कंटिन्यूस एक एनालिसिस लेता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भी भरा रहता है,
ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं, ये आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड में ये KCl इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, जो कि यहाँ नहीं बना हुआ है। एक पूरा यहाँ पर चैम्बर टाइप का रहता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल रहता है, और ये जो है सोडियम आपका आया तो उसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो आपका यहाँ पर शो होता है। बस इसका वर्किंग यही है, पोटेंशियोमेट्रिक प्रिंसिपल में आपका काम कर रहा है। पर इसका मेन कंसेप्ट यही है कि pH इंक्रीज होना चाहिए। अगर आपका pH कम रहा, जैसे यहाँ तो pH ठीक है 9.5 अराउंड रहता है, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। DM प्लांट में जो इनिशियली LBC का हम सोडियम मेजर करते हैं, वहां पर pH रहता है 4, ठीक है, पूरा एसिडिक रहता है। तो उसमें pH इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रीडिंग आपकी गड़बड़ आ रही है, हायर साइड में आ रही है या दिखाई नहीं रही रीडिंग, मतलब समझ लो कि ये डिपा में प्रॉब्लम है, डिपा एक्सॉस्ट हो गया है। क्योंकि एक टाइम के बाद ना ये भी एग्जॉस्ट हो जाता है, ये डिपा भी अपना पूरा मतलब जो वेपर्स है इसको दे देता है, इसका पूरा सॉल्यूशन इसमें मिक्स हो जाता है, और इसमें जो फाइनल जो बचा रहता है वो पानी ही बचा रहता है। मतलब मेन जो इंग्रेडिएंट है pH इंक्रीज करने में उसने लगा दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है एग्जॉस्ट करके फिर हम इसको चेंज करते हैं। तो DM प्लांट में बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा pH इंक्रीज करना, तो ये पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है सोडियम एनालाइजर के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, एक टाइम के बाद, क्योंकि ये बहुत लो सोडियम 0.1 0.2 ppb की सोडियम मेजर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ना एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जनरली एनालाइजर में, जिसको बोलते हैं इचिंग इफेक्ट, ठीक है। इचिंग इफेक्ट जो रहता है वो आपका वो ये रहता है कि आपका मतलब ये इचिंग मींस यहाँ पर पूरा ये जम जाता है, और ये एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है मेन जो मेजरिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब ये पूरा सैचुरेट हो गया तो ये काम करना बंद कर देता है। तो एनालाइजर में ये ऑप्शन रहता है कि रिएक्टिवेशन का ऑप्शन रहता है, मतलब मींस फिर से वापस से इसको एक्टिवेट किया जाए, ठीक है। एक्टिवेट करते हैं इसको, एक्टिवेट करने के बाद फिर से एक्टिवेशन से क्या होता है, एक सॉल्यूशन यूज करते हैं उन लोग, KCl का सॉल्यूशन, 5 मोलर KCl का सॉल्यूशन ये यूज करता है, ये कनेक्टेड रहता है, इसमें दिखाया नहीं है। वो क्या करता है, ये आता है और इसमें फ्लशिंग टाइप का करता है, तो वो फिर वापस से एक्टिवेट हो जाता है, वापस से काम करने लगता है। तो हम एक्टिवेशन साइकिल भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर दिन में हमको पहले एनालिसिस हो तो एक्टिवेशन हो, कि हर हफ्ते में इतने बार एक्टिवेशन हो, ये एक साइकिल हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है आपकी 18 नंबर लाइन, ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअल में ये जो डिफ्यूजन ट्यूब है ये ऐसे नीचे तक तो दिख रहा है आपका, बट ये एक्चुअल में नीचे तक नहीं रहता है, ये रहता है हवा में, ठीक है, ऐसे हवा में टिल्ट करते रहता है, ठीक है। अब इसको, और जो डिब्बा है वो वेपर फॉर्म में इसके अंदर मिक्स होता है। जब वेपर फॉर्म कैसे बनेगा, जब इसके अंदर हम हवा देंगे, ठीक है, एक्सटर्नल एयर जब हम इसके अंदर डालेंगे तब ये वेपर फॉर्म में आपका मिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर तो हवा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वेपर को लाने के लिए हम इस लाइन में जो है, इस लाइन में ये जो लाइन कनेक्टेड है यहाँ से, इस लाइन में हम एक हवा का सप्लाई भी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक वेपर फॉर्म है, एक्चुअली इससे मिक्स हो गया है, ये इससे मिक्स नहीं होता, ये ट्यूब जो है यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है, नहीं तो ये बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ नीचे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक बाहर एटमॉस्फेरिक एयर पंप है ये, ठीक है, तो ये बाहर के एटमॉस्फेरिक जो है हवा को यहाँ इस बॉटल के अंदर डालता है, जिसके कारण इस बॉटल के अंदर जो डिब्बा है उससे वेपर निकलता है, वो इस डिफ्यूजन ट्यूब के साथ मिक्स होके pH इंक्रीज करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट है। ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है सोडियम एनालाइजर का। 2 जगह आपके मेजर होंगे, ठीक है, आपका मेन स्ट्रीम और CP में, ठीक है। ये आपका हो गया टॉपिक खत्म। अब एडवांस टेक्नोलॉजी 2 है आपकी, 2-3 एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आ गई है। जैसे मैंने ऑप्टिकल DO बोला था, DO एनालाइजर समझे ना क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल DO भी है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें जो रहता है वो ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो थोड़ा एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, ये जो लेयर है वो एक लाइट सेंसिटिव लेयर रहती है, ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ये क्या रहती है, ऑक्सीजन को ट्रैप करती है ये लेयर, ठीक है। हमारी एक ब्लू लाइट सोर्स रहती है, ये क्या करती है, ये इस लाइट को
के ऊपर लाइट डालती है, मतलब इसको एनहेंस करती है बोलना चाहिए, ठीक है, ये लेयर को एनहेंस करती है। जैसे ही आपका ऑक्सीजन इस जो लेयर के कांटेक्ट में आएगा, ये इस लेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो जैसे ही अगर ऑक्सीजन टच किया तो वो रेड लाइट एमिट करता है, ठीक है। रेड लाइट जो एमिट करता है, ये फोटो डिटेक्टर जो रहता है वो उसको ट्रैप कर लेता है, रेड लाइट जितनी भी एमिट हो रही है सारी इसको ट्रैप करता है, और वो रेड लाइट कितनी एमिट हुई उसको वो ट्रैक करके ऑक्सीजन को बताता है कि कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकल डीओ एम्पीरियोमेट्रिक जो हम पहले पढ़े हैं उससे अच्छा इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं होता। हमको जो एम्पीरियोमेट्रिक डीओ है उसमें हमको इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट उसका जो मेम्ब्रेन, जो मैंने स्टार्टिंग में जो टेफ्लॉन टाइप का एक मेम्ब्रेन दिखाया था उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। पर इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, या लेयर को भी नहीं चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और इसका जो कैलिब्रेशन रहता है वो 99.99% नाइट्रोजन सिलेंडर, सॉरी हाइड्रोजन बोल रही हूँ, नाइट्रोजन सिलेंडर से इसका कैलिब्रेशन होता है क्योंकि उसमें 0 ऑक्सीजन रहता है नाइट्रोजन में, ठीक है। इसलिए शायद हाइड्रोजन प्लांट में आप लोग ने देखा होगा नाइट्रोजन सिलेंडर से पर्जिंग करते हैं लाइन को। अब हाइड्रोजन की लाइन को पर्जिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर हाइड्रोजन आएगा तो वो सीधे ब्लास्ट करता है, इसलिए नाइट्रोजन से मैम सीओटी से भी करते हैं और किसी किसी केस में नाइट्रोजन से भी पर्जिंग करते हैं, ठीक है। जब छोटी लाइन खुलती है तब नाइट्रोजन सिलेंडर लाया जाता है, वहां पर नाइट्रोजन सिलेंडर भी रखे रहते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल क्या करता है कि ऑक्सीजन उसमें बिल्कुल भी नहीं रहता, वो ऑक्सीजन को पूरा हटा देता है। इसलिए इसको भी जब कैलिब्रेशन करते हैं तो हम नाइट्रोजन से मतलब कैलिब्रेट करते हैं, 0 ऑक्सीजन से, ठीक है। बस इसमें यही है और कोई मेंटेनेंस है ही नहीं इसलिए, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आई हुई है। दूसरा आपका है ये, दूसरा जो आपका है डिगेस्ट कैटायन कंडक्टिविटी। एक नॉर्मल कैटायन कंडक्टिविटी आपकी जो मैंने पढ़ाई थी वो होती है। डिगेस्ट कैटायन कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, उसमें आपका जो वाटर सैंपल है उसको गर्म किया जाता है, बॉयलर, ये जो अरेंजमेंट है ना ये एक बॉयलर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको गर्म किया जाता है, सैंपल को थोड़ा सा गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो भी अपन के वॉलेटाइल मटेरियल है, वॉलेटाइल जो कंपोनेंट है वो रिमूव करते हैं, ठीक है। जैसे वॉलेटाइल कंपोनेंट पानी में अगर है, जैसे सीओ हुआ, अमीन हुआ, अमोनिया हुआ, ये सारे वॉलेटाइल कंपोनेंट है। अगर उसको गर्म करेंगे तो वो वॉलेटाइल कंपोनेंट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो वो गलत कंडक्टिविटी भी शो कर सकते हैं, तो ये और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंडक्टिविटी आपका दिखाता है। तो ये डिगेस्ट है, ये हमारे प्लांट में नहीं लगा हुआ है। ये ऑप्टिकल सेंसर ये भी हमारे प्लांट में नहीं है। ऑप्टिकल सेंसर डीएम प्लांट वालों के पास है जब उनका ऑफलाइन इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑप्टिकल डीओ सेंसर बेस्ड है, ठीक है। और एक जो मैंने बताया था स्मार्ट सेंसर, जो प्लग एंड प्ले टाइप का रहता है, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाके उसको कैलिब्रेट कर लो, ये मेमोसेंस टेक्नोलॉजी, ये आपका स्मार्ट सेंसर रहता है, ठीक है। तो ये था। और एक जो एडवांटेज मैंने बताया आपका कि यूनिट 4 कंडेंसर लीकेज डिटेक्टेड ड्यू टू ऑन सोडियम एंड इमीडिएट लेसन वाज टेकन टू रेक्टिफाइड, ये कैटायन कंडक्टिविटी के कारण हुआ, ठीक है। प्लस श्वास का एडवांटेज एक और क्या रहता है, बॉयलर ट्यूब लीकेज बहुत कम होती है क्योंकि करोजन ऑनलाइन एनालाइजर है, रियल टाइम आपको डाटा देता है, तो मतलब करोजन वरोजन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये जो है बॉयलर ट्यूब लीकेज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं अपने प्लांट में। अगर ये सब श्वास एनालाइजर अगर आपके प्लांट में नहीं रहेगा ना तो बहुत ज्यादा बॉयलर ट्यूब लीकेज होते हैं, कंडेंसर ट्यूब लीकेज होते, कंडेंसर लीकेज होते, कंडेंसर पाइप लीकेज होते हैं, ये बहुत सारा कंटेमिनेशन आता है, ठीक है। अब वीडियो देखोगे कि खत्म करे सेशन? दिखा दीजिए मैम। यस मैडम दिखा दीजिए। एक वीडियो दिखा देती हूँ मैं, एक मिनट।
एक मिनट, दिख रहा है? Yes, ma'am. Liquids are essential in our daily life. They may include water, beverages, dairy products, chemicals, acids and bases, or pharmaceutical products. The quality of these liquids is determined by their chemical and physical properties. To assess these properties, various principles of measurement are used. One of these principles is the measurement of electrical conductivity. Let's start with a closer look on why liquids are conductive. The electrical conductivity of a liquid arises from the dissociation of soluble salts, acids, and bases to form positively charged cations and negatively charged anions. These ions contribute to the charge transport in the electrical field and thus to the current flow, just like electrons in a metal. In 1869, German physician Friedrich Kohlrausch developed the first conductometer for electrical conductivity by using an alternating current to measure electrical वॉल्यूम आ रहा है ना? आ रहे हैं। conductivity for the first time. The physical unit of electrical conductivity is Siemens per meter. To determine the value, the so-called conductive and inductive measuring principle can be used. In case of the conductive measuring principle, two electrodes are positioned opposite. An AC voltage is applied to the electrodes, which generates a current in the medium. The cations move to the negatively charged electrode, while the anions move to the positively charged electrode. The more free charge carriers the liquid contains, the higher the electrical conductivity and the current flow. A 10% acid, for example, is a very good conductor because it contains many ions that transport the charge. In contrast to this, pure and ultra-pure water are bad conductors because they contain only few ions. If, however, the ion concentration becomes too high, the Coulomb force increases. This electrostatic force leads to a mutual repulsion of the ions and thus a reduction of the current. The effect is called polarization and occurs with highly concentrated media. The electric resistance, or its reciprocal value, the conductance, is calculated from the measured current according to derive the specific conductivity from the conductance, the so-called cell constant must be determined. It is based on the geometry of the electrode arrangement and reflects the distance of the electrodes in relation to their surface. It varies depending on the electrode design and influences their suitability for different areas of application. Conductivity is also dependent on the medium temperature. Therefore, the temperature is measured in parallel and the conductivity values are referred to a reference temperature of 25 degrees Celsius by the transmitter. Conductive sensors have a simple design and are highly sensitive, which makes them suitable for a wide range of applications, from ultra principle uses the inductive conductivity sensor. It contains an electromagnetic transmission and reception coil in a protective plastic coating. An alternating magnetic field is generated in the transmission coil, which induces an electric voltage in the liquid. This causes the positively and negatively charged ions of the liquid to move and generate an alternating current. This current again induces an alternating magnetic field, and thus a current to flow in the reception coil. The intensity of the current depends on the number of free ions in the medium. It is evaluated by the transmitter, and the conductivity is calculated. The advantage of inductive conductivity measurement is the galvanic isolation from the medium. Polarization effects cannot occur,
and the measuring principle is insensitive to soiling. The conductive and inductive conductivity measurement by Endress and Hauser enables precise control of water treatment and cleaning and rinsing processes, for example, in the food, life sciences, and chemical industries. For further information on liquid analysis and the latest conductivity sensor generation featuring MemoSense technology, visit the Endress and Hauser YouTube channel or www.endress.com. ये था पूरा श्वास सिस्टम के बारे में, जो भी एनालाइजर आपके लगे हुए हैं। अगर कोई डाउट है तो बताओ, वैसे ये सेशन एंड हो चुका है। मैम पीपीटी शेयर कर दिया। कोई डाउट है, कुछ भी पूछना अगर है तो बता दो, अगर बाद में भी पूछना रहेगा तो बाद में भी पूछ सकते हो। बस श्वास जो है आपका विजिट भी कर सकते हो, जाके देख भी सकते हो। मोस्टली वो रूम खुला नहीं रहता, विजिट करना है तो आपको लैब जाना पड़ेगा, CNI लैब, वहां से आपको फिर एक्सेस मिलेगा वहां विजिट करने का। ठीक है? यस मैम, ये सब तो लॉकडाउन के बाद होगा ना फिर। हाँ, तो लॉकडाउन के बाद की बात कर रही हूँ, अभी जाके मत चले जाना, अभी घर पे ही रहो। हेलो, Yes, ma'am. मैम। ये सेक्शन खत्म हो गया है डे जी। हेलो। हाँ, सेशन मैडम। हो गया है। हाँ, हाँ। ये आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए ना। अभी तो कोई डाउट नहीं है सर। सर अभी तक तो नहीं है डाउट। अच्छा, डाउट नहीं है। पढ़ना पड़ेगा सर बस दोबारा। पीपीटी एक दो बार पढ़ेंगे तो शायद डाउट आ जाए। अच्छा ठीक है। तो मैडम सुने ना मैडम, अभी डाउट नहीं है, आप बहुत अच्छा से समझाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू लॉट। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अच्छा मैडम और स्टूडेंट्स सब रुको एक बार, हम लोग का प्रिंसिपल सर कुछ बात करना चाहते हैं। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सर। सर को पहले आ जाने दो भाई लोग। सर आएंगे तब। सॉन्ग गाना भाई जिसको आता है। मुझे तो आप ही तक आता तो गा रहे बीरबल सर, आप गा रहे थे जरा, आप गाइए। है, तक आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू तक। स्टूडेंट हो विद्वल सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी हैप्पी बर्थडे सर। 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 Thank you. Thank you. I'm sorry you have to celebrate it online. I'm sorry you have to celebrate it. Thank you for your birthday wishes. Hello. Yes. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Thank you for your birthday wishes. Very sweet, very encouraging birthday wishes. But Sir, may you live long. Unfortunately, I am not happy that you have to celebrate my birthday online. They will celebrate later. No. After lockdown. No later. Surely we will celebrate after lockdown. Whosoever is present in the hostel, they have been invited. You are also invited to join us today. We are celebrating lunch over here in the guest house. So you can celebrate it online. Our faculty, I have come to know that she is alumni of this institute, and Yes, such a beautiful, flawless, fearless demonstration come lecture come session, and the intimacy
sense of belonging, and will to give was lively demonstrated by the madam. Thank you very much. Thank you, sir. And to my trainees, I wish that they should take a lesson from you. And I have been telling them that I would like that few of you to continue contributing to the JIPT in future in whatsoever way. And you are the live example of this, and they should take lesson from this and shape themselves into a multi-dimensional personality. In the sense, you should be useful for the plant, organization, and at the same time should not forget the JIPT. Your responsibility and your way of giving to JIPT, from whom you have taken something, you should shape your personality laterally, multidimensionally, and should be useful for JIPT directly or indirectly. Wheresoever you will be working, you should be connected with the institute and should try to contribute not only for the sake of financial gain, but also for remembering our past institute, past tutors, past people, and try to give back to the society, in turn to the JIPT. So I once again thanks madam. I am really impressed, and this is what the JIPT has produced, the product, and they have furthered their knowledge in the dictating states or demonstrative states. Really, I am delighted, and I'll be very proud, and that will be a gift to me from my trainees if they can be contributing to the JIPT and to the society at large by way of learning from you like faculty and from JIPT like institutions. Thanks one and thanks all. Don't take my birthday celebration words otherwise. We are eagerly waiting for you. You join us as soon as possible with the regulations of government of Chhattisgarh and this India government of India, and we are waiting for you, and we'll be definitely celebrating. Your Rabo Dam visit is also due. There we can plan some small function over there, and definitely we will enjoy, and wish that this lockdown shall be over in few days, and we will be gathering back again, and then we will be celebrating the last 2 months of our training sessions. Thank you one. Don't Thank worry, you all. Don't worry, And sir. We will also celebrate your birthday. okay, and my ambassadorship is that my genuine request to you is that you should be in communication with your other friends and encourage them to be online, forgetting about the data cast. That way we can be together. Please do dial to Yes, them, sir. encourage Yes, them, yes, sir. and let us tell them to join together with you people. I know you are all enjoying, may not be in person, but online also. I could see your expression, talking, discussion sometime. And yes, you should feel free, enjoy your life. And how short is life? That has been demonstrated by the corona and the COVID-19. So fearlessly, forget about tomorrow, start enjoying today. Okay, wish you all the best. Thank you, sir. And thank you. Thank you, Thanks. sir. Thanks, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, चलो ma'am. भाई आज Thank की you, ma'am. पार्टी मेरे Thank तरफ you, से ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. जिसको इसको चना खाना है आ जाओ भाई आज की पार्टी मेरे तरफ से अरे बस सर गाड़ी का तो जुगाड़ करो जाओगे कैसे पैदल महाराज पैर दिया है भगवान को किस लिए खा खा के इससे भी आप मोटा गए हैं ठीक है चलिएगा ठीक है। तो सब ठीक हो जाएगा अपने 11 नंबर गाड़ी से जाना है भाई।